सो हेलो नीट एस्पायरेंट्स एंड हेलो बच्चों, वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद सचिन। और पेपर एनालिसिस तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए और आने वाले जो बच्चे हैं जो नेक्स्ट 2025 में नीट की एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। जो कि आपका टेस्ट हुआ है, नीट का एग्ज़ाम हुई है 5 मई को, है ना। 5 मई को आपकी एग्ज़ाम हुई है। तो 5 मई को जो एग्ज़ाम हुई है उस 2024, इसी का सॉल्यूशन एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन है ना, जो आपको बहुत काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। पहले हम सेक्शन से चलेंगे। 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और बी। सेक्शन ए को इस वीडियो में हम रखते हैं, देन उसके बाद सेक्शन बी भी आएगा आपका। सेक्शन ए में आप देख पा रहे हैं 51 to 85 क्वेश्चन है, और फिर 86 से लगाकर 15 क्वेश्चन जो होंगे 100 तक बाद में होंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन वैसे तो बहुत सिंपल रहा है। क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री को भी देखें तो सीधे सीधे क्वेश्चन लग रहे हैं, आपको मज़ा आएगा। और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा इसमें जिससे आपको ये समझ आए कि यार काफ़ी कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन दिया जा सकता था, आंसर दिया जा सकता। जब हम कंसेप्ट को लेकर, बेटा ये बात मेरी आपको मार्क करनी है। नए बच्चे हैं, पुराने हैं, जिसका अच्छा नहीं गया, नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, ये बड़ी कॉमन सी बात है कि जब कंसेप्ट हमें कंफ्यूज करने लगे तब हमें कॉमन सेंस लगाना चाहिए। और वो कॉमन सेंस कहाँ कैसे लगेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसमें पूरा डिटेल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करना चाहिए, किस तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट एग्ज़ाम में बन सकता है, इन सब तरह की बातों का अंदाज़ा आपको इस वीडियो में हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा लेट लेके आ रहा हूँ, और कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से मैं नहीं लेकर आ पाया। कोशिश थी मेरी कि मैं आपके लिए जल्दी से पेपर एनालिसिस डालूँ, लेकिन ठीक है, अब आप देखिएगा, मज़ा आएगा आपको पूरा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पास है 51 से स्टार्ट होगा। देखो, आपके इसमें 51 कुछ भी हो सकता है, मतलब दूसरा पेपर लेंगे, सेट के अकॉर्डिंग होता है। क्वेश्चन सारे वही हैं, बट थोड़ा सा अरेंजमेंट उनका डिफरेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे इस सेट में है क्वांटम नंबर्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। तो एमएल जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, फिर स्पिन क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो हमें पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है एन जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये किसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ सेल्स की बात करते हो। नंबर ऑफ सेल्स जैसे बढ़ती जाती है तो साइज बढ़ता है बेटा ऑर्बिटल का। क्या शो करती है ये? साइज ऑफ ऑर्बिटल, ये हमें याद है। और जो एल जो है हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो करती क्या है हमारे पास? शेप ऑफ द ऑर्बिटल। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने का कि हमें ये कंडीशन दे दी थी और फिर ये आंसर दे दिए थे। तो पहला जो हमने डी जो है, डी है एन, तो डी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो डी कहाँ पर चला जाएगा? साइज ऑफ डी का सेकेंड। अब हम देखते हैं डी का सेकेंड कहाँ कहाँ, डी का थर्ड, डी फोर, डी सेकेंड। डी सेकेंड इसी में है, इसीलिए आंसर यही हो जाएगा। देखो कितना एकदम सिंपल और श्योर आंसर, आपको देखना भी नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। तो अगर देखना चाहें तो स्पिन क्वांटम नंबर है वो ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन बताता है, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। समझ आया? पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब आ जाते हैं हम 52 वाले क्वेश्चन पर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, पढ़ पा रहे हैं आप? बोथ CONH3 6 3+ एंड COF6 3-, कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर CONH3 6 3+ और F6 3-। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कोबाल्ट जो है बेटा, कोबाल्ट दोनों में ही क्या आ जाएगा? ये न्यूट्रल लिगेंड है तो कोबाल्ट 3+ आ जाएगा। यहाँ पर 6 - 3 तो क्या आ जाएगा? 3। तो यहाँ भी कोबाल्ट 3+ है, दोनों में ही कोबाल्ट 3+ है। बट देखिए यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो है वीक फील्ड लिगेंड, और अमोनिया जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो कहानी ऐसे बनती है कि हमें पता है कोबाल्ट कहाँ पर आता है? 27 नंबर वाले पर। तो अगर नॉर्मल कोबाल्ट का हम देखें तो वो आ जाता है हमारे पास 3D7 4s2। ठीक है, लेकिन अगर हमें 3+ का देखना है, CO3+ का, दोनों के लिए, तो हम देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़रूरी होते हैं, मैंने आपको कहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो 3D, यहाँ से 2 जाएंगे, यहाँ से 1 जाएंगे, तो 3D6।
दोनों में ही 3d6 है, बट होता क्या है 3d6 में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं बेटा, 3d6 को क्या कर देते हैं, पेयरिंग करवा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इसके पास ये बच जाता है एस और फिर डी के बाद में एस और फिर आ जाता है पी, ठीक है। तो यहाँ जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो अमोनिया है, तो अमोनिया के केस में यहाँ पर पेयरिंग हो गई है, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर बनेगा D2sp3। ये बोला नहीं है, ये देख पा रहे हैं अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा है वो है मैग्नेटिक बिहेवियर को डिफरेंट करने वाला। फिर एक स्टेटमेंट सेकेंड है CONH3 इज अ डायमैग्नेटिक। क्या डायमैग्नेटिक है? NH3 वाला है डायमैग्नेटिक, बिकॉज यहाँ पर पेयरिंग हो चुकी है। फिर बोला है COF6 माइनस पैरामैग्नेटिक है, तो है क्योंकि ये वीक फील्ड है। तो आप देखो वीक फील्ड लिगेंड होगा ना, तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना वो कैसे जाएंगे 1 2, जब पेयरिंग करवाने की एनर्जी नहीं है उसके पास तो पेयरिंग नहीं होगी, 4 5 और 6 ऐसे। तो अब आगे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो S P और D में होगा, समझ रहे हैं आप, S P और D में होगा। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ sp3d2, यहाँ पर 6 फ्लोरीन तो जाएंगे लेकिन यहाँ sp3d2। अब आप देख पा रहे हैं इनमें एक और टर्म यूज़ कर सकते थे, तो अभी यहाँ पर जो टर्म की गई है यहाँ तो डाया और पेरा की बात की गई, तो बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि ऑक्टाहेड्रल है दोनों बट डिफरेंट इन मैग्नेटिक बिहेवियर। एक पेरा है एक डाया है। अब डाया पेरा क्यों है मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की वजह से। लेकिन मैंने ये क्यों लिखा है आपको, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है। अब नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम देंगे तो क्या आ सकता है, या आपको D2sp3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन को लेके बात बोल दे, या एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इनर ऑर्बिटल, और ये कैसा है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? मतलब इस तरह से भी पूछ सकता था, अभी तो मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा इसने, वो हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता था, उसके बाद में क्या है इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल पूछ सकता था इस तरह से। तो आंसर हमारा आता है यहाँ पर कि दोनों स्टेटमेंट राइट है, और जो सा दोनों स्टेटमेंट राइट है, एक गलत किया है बच्चे ने, तो यहाँ आता है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू, ये वाला ऑप्शन आता है हमारे पास, ठीक है। मैं गोल लगा रहा हूँ, इस पर ध्यान रखना। आई बात समझ में, एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया? ओके नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द इलेक्ट्रोड वैल्यू फॉर द Mn3+ एंड Mn2+ कपल इज मोर पॉजिटिव देन द दैट ऑफ Cr3+। अच्छा ये सारी चीज़ें कहानी दे रखी है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, Mn3+ से कहा जा रहा है Mn2+ में। मैग्नीज होता है D5 4s1, तो यहाँ पर 3 चले जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 3D4, है ना, 5 और 2 होता है तो 4 बचेगा, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है गेन होता है, तो यहाँ हो जाएगा 3D5। तो देख लो 3D4 और 3D5 कहाँ है, तो D4 से D5 कॉन्फ़िगरेशन हुआ, इट मीन्स यहाँ पर D5 क्या रहा है स्टेबली, मोर स्टेबल है, स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, इसलिए आंसर हमारा 4 है, वो एकदम सही है। अब यहाँ इसमें कॉमन सेंस क्या लगाना था आपको, देखो सब में क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है ना, Cr3+ से Cr2+, Fe3+ से Fe2+, और रिडक्शन भी हो रहा, तो देखो आप ध्यान से 3 से 2 मतलब एक इलेक्ट्रॉन का, यहाँ भी 3 से 2 एक इलेक्ट्रॉन का, यहाँ से भी 3 से 2 एक इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन है। रिडक्शन में क्या होता है D में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, तो अब देखें ये ऑप्शन D5 से D2 इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब ये ऑप्शन तो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग हो ही नहीं सकता था। D5 से D4 ये भी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग हो ही नहीं सकता था। D3 से D5 बिल्कुल हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन 3 से 2 5 5 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर गेन होंगी, लेकिन हमारे इन तीनों में तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेनिंग तो कुछ है ही नहीं, इसलिए ये भी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता था। तो अगर कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग भी लगाते तो ये आंसर हमारा क्या होता राइट होता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको बच्चों कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए तो अब हम आ जाते हैं, हमारे 53 वाला क्वेश्चन हुआ, अब आ जाते हैं हम 54 वाले क्वेश्चन, ठीक है। हाँ सो द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट, मतलब SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट तो कहाँ होता है देखो, SN1 करती है टर्शरी, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, और फिर हम यहाँ पर हाइड्रोजन भी हम देख सकते हैं, है ना, अल्फा हाइड्रोजन भी देख सकते हैं,
और कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा वो भी देख सकते हैं। तो मुझे ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है ये हमारा राइट रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये सेकेंडरी भी है और दूसरा यहाँ पर ये यहाँ पर है CH3। तो अगर ये यहाँ से कार्बोकेटाइन बनाता है तो ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल रहेगा, ये CH3 अलग हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा हमारा कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये स्थिति रहेगी इसकी, तो ये स्टेबल रहेगा। बाकी का ये जो वाला है ये स्टेबल नहीं रहेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर भी कार्बन एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो है कार्बन के पास एक और एक 2 हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर कार्बन के पास 2 और 2 4 हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 और एक 4 हाइड्रोजन है। लेकिन ये स्टेबिलिटी, ड्यू टू स्टेबिलिटी है ना, किसकी वजह से आ रहा है ये बेंजीन रिंग की वजह से ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो आंसर हमारा आएगा 1। इसको मैं गोल घेरा लगा देता हूँ आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाइज वाला। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स फॉलोज द ऑर्डर एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो एन पेंटेन हमने बना लिया है 3 4 5, और आइसोपेंटेन हम कैसे बनाएंगे 1 2 3 4 5, और नियोपेंटेन 1 2 3 4 और 5। आप देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है तो इन्होंने बताया कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसका है, इसका, इसका, ये देखो। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो सरफेस एरिया है ना, वो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू ब्रांचिंग, यानी कि हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ब्रांचिंग। और यही बात इसने स्टेटमेंट सेकेंड में भी बोली है कि व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूलर अटेन ए शेप ऑफ स्फीयर, दिस रिजल्ट इज स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर कॉन्टैक्ट ड्यू टू विच द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल आर वीक, देयर lowering द बॉइलिंग पॉइंट। इन द लाइट ऑफ द एबो स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट। ठीक है, तो वही ना लोअरिंग बॉइलिंग पॉइंट कर देते तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। तो बिल्कुल ये सेकेंड वाला सही किया है बच्चे ने, जिसने भी किया बिल्कुल सही है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आएगा आपका 56 वाला। थर्मोडाइनमिक्स से क्वेश्चन था, आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आते हैं यार। आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, आइसोथर्म, थर्म मतलब यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर क्या आया फर्स्ट का, ए का, नो हीट चेंज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो सेकेंड है ना। तो ए का क्या आ रहा है, सेकेंड आ रहा है। अब देख लो ए का सेकेंड है, ए का क्या आ रहा है सेकेंड, तो ए का सेकेंड देख लो इन चारों में से ए का सेकेंड पहले नंबर पे है, फोर्थ फोर्थ फोर्थ, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया हमारा ये वाला, हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ी दूसरा। बाकी आप देख सकते हैं आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो थर्ड है, बी का थर्ड है। सी आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो सी का फोर्थ है, सी का फोर्थ है। एडियाबेटिक में नो हीट चेंज एक्सचेंज है तो डी का 1 है। बिल्कुल सही हो गया हमारा ये भी, तो चेक कर सकते हैं हम लोग थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में भी, बहुत सिंपल था ये भी। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 57 वाला। तो चलिए 57 वाले क्वेश्चन में जो है बेटा, देख पा रहे हैं आप, नहीं दिख रहा है क्या आपको 57 वाले क्वेश्चन में? ठीक है, तो हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ, पहला है रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, रेट कांस्टेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। एक्टिवेशन एनर्जी से क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं और अच्छा भी है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन इसने सही लगाया हुआ है, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर होते ही हैं, आपको भी पता है ना, एक फॉर्मूला होता है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 R, और जो ब्रेकेट में आप देखते हैं T2 माइनस T1 और T1 इंटू T2 देखते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए डिफरेंट रेट कांस्टेंट डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2 K1 K2, इनके लिए ये डिफरेंट टेम्परेचर है, डिफरेंट रेट कांस्टेंट है। तो देखो रेट कांस्टेंट है 2 डिफरेंट टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट है 2 डिफरेंट टेम्परेचर। तो यही क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है यहाँ पर कैलकुलेट करवाने में हमारी मदद करता है। तो इस इक्वेशन से हम बता सकते हैं कि ये पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा। ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को लेकर है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को लेकर। ठीक है, काम करते हैं हम, पेज थोड़ा सा बदल लेते हैं। एक मिनट
सो एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन जैसे आप पढ़ पा रहे होंगे, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी। बेटा फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, फर्स्ट की बात कर रहे हैं। चलो इधर ही ले लेते हैं इसको, वरना थोड़ा सा ब्लर होगा वो। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन, है ना। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन। आपको पता होगा कि हम यहाँ पर एक जो होता है चेंज आता है ना, बेरिलियम, बोरान और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, ये हम रटते भी हैं थोड़ा सा ऑर्डर में, लेकिन इसका रीज़न क्या हो जाता है कि अगर हम इसको लिखते भी हैं तो किस तरह से लिखेंगे इसको, अगर हम बात करें कि ये हमारा सेकंड ऑर्डर, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसको समझ सकते हैं, तो ये आएगा हमारा सेकंड पीरियड में 2s1, ये होता है 2s2, 2s2 2p1, 2s2 2p2, ये आ जाएगा 2s2 2p3। अभी यहाँ ऑक्सीजन दे ही नहीं रखा है, लेकिन वो आता 2s2 2p4, है ना। इसका में ऑर्डर यहाँ चेंज हो जाता है कि इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए। अब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेड इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैसे तो जनरली क्या होती है, लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ वेरिएशन आ जाता है बिकॉज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करेंगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट है, इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन है पी में, तो ये देना आसान है। ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजन में 3 जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, है ना, यही कंसेप्ट दिया जाता है। ये सिमेट्री है, हाफ फील्ड है, इसलिए स्टेबल है, ये देना नहीं चाहेगा। लेकिन यहाँ जो है इधर 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से देना चाहेगा। इस वजह से इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, नाइट्रोजन की बढ़ जाती है। इसकी वजह से बेरिलियम की बढ़ जाती है, बोरॉन की कम हो जाती है, लेकिन सेज पूरा वैसा ही ऑर्डर रहता है फिर, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे कम तो लिथियम की है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद बेरिलियम की ना होते हुए क्या हो जाएगी, बोरॉन की। मतलब डिफरेंस आपको इसी में क्रिएट करना था। हालांकि क्वेश्चन में ऑक्सीजन नहीं दे रखा है, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूँ आपको, नेक्स्ट ईयर आ जाए, है ना। तो बेरिलियम पीछे आएगा, इसका रीजन आप समझे, यहाँ पर कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम, और इसके बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन का कार्बन के साथ कोई लेना देना नहीं, हम देखेंगे। ये देख लो, लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन नहीं, लिथियम, बोरॉन पहले आना चाहिए, तो थर्ड वाले ऑप्शन में ही था, तो यही आंसर हमारा सही भी, जिसने लगाया उसका भी सही है। कंसेप्ट समझ में आया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन हीटिंग सम सॉलिड सरफेस सब्सटेंसेस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। हाँ बिल्कुल, कैम्फर है एग्जाम्पल हमारा, है ना। तो सीधा सॉलिड से क्या आ रहा है ना, सॉलिड से सीधा गैस, है ना, वेपर स्टेट। तो यह होता है, ये प्रोसेस होती है सब्लिमेशन, और बिल्कुल सही किया है, सब्लिमेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट है द रिएजेंट विथ विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट। ग्लूकोज किससे नहीं करता है, टोलेन रिएजेंट करता है। टोलेन से करेगा क्योंकि CHO जो है ना ग्लूकोज में है, ये एल्डिहाइड ग्रुप, इसलिए करेगा। सिर्फ रिएजेंट से नहीं करेगा, यानी कि बी हमारा ऑप्शन हो सकता है। SCN इससे करेगा, साइनोहाइड्रिन। हमने स्ट्रक्चर की रिएक्शंस देखी हुई है, तो उसमें आपने देखा होगा SCN से करके क्या बनाता है, साइनोहाइड्रिन। SCN से करके क्या बनाता है, साइनोहाइड्रिन बनाता है, ठीक है। और आपने देखा NH2OH, बिल्कुल ये भी क्या बनाता है, हाइड्रोक्सिल एमीन है, तो ऑक्सीन बनाएगा, याद आया आपको। लेकिन सोडियम बाइसल्फाइड से नहीं करता है रिएक्शन, तो B और D। यहाँ पर ऑप्शन जो आता हमारा, ये गलत कर दिया है, B और E, सॉरी, है ना, E है, B और E, ठीक है। तो B सिर्फ रिएजेंट और E, B और E बिल्कुल सही लगाया है इसने, ठीक है, B और E। ये होता है 60 वाला क्वेश्चन हमारा। अब आ जाते हैं हम लोग, हो गया क्या शायद, चलिए नेक्स्ट पेज है 61 हमारे पास, ओके। चलिए 61, थोड़ी स्पीड बढ़ा के आप देख लीजिएगा, बट हाँ मैं तो ऐसे ही आपको बढ़िया सारी चीज़ें सिखाऊंगा। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इन सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, ठीक है।
तो भैया आपको क्या करना है, इनकी स्पिन निकालनी है। तो इसके पहले मैंने अभी भी कहा कि आपको क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए बेटा। टाइटेनियम, उसके बाद में क्रोमियम 2+, उसके बाद में मैंगनीज़, उसके बाद में Fe, उसके बाद में Sc3+। अगर हम इनका नॉर्मल देखें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, तो दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो नॉर्मल तो होगा 3d2 4s2। क्रोमियम का होगा 3d5 4s1। मैग्नीज का होगा 3d5 4s2, 3d6 4s2। ये नॉर्मल है ना, 3d1 4s2। लेकिन यहाँ से हमने तीनों निकाल दिए, तो Sc के पास क्या बच गया, d0 3d0। यहाँ से हमने 2 निकाल दिए तो 3d6। यहाँ से हमने कितने इलेक्ट्रॉन 2 निकालना है तो 3d5। यहाँ से कितने 2 निकालना है तो 3d4। यहाँ से 3 निकालना है तो 3d1। तो अब देखो यहाँ पर पूछा क्या था, स्पिन ओनली, मैग्नेटिक मूवमेंट सेम फॉर विच, और चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मतलब किसकी दोनों की सेम है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 5 है ना। यहाँ पर देखो बेटा 1 2 3 4 5 और 6 है ना, तो इसको हम ये कर देंगे। यही तो गेम था, ये हो गया पेयरिंग। अब यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो अब देखो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ सेम है, एक तो यहाँ पर 4 है और एक यहाँ पर क्या है 4 है। तो क्रोमियम 2+ और Fe2+, इन दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड है। जब 4 है तो अगर आप निकालोगे इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि n+2, तो दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है। समझ आया आपको, 4.9। तो अब आप समझिए बात को कि यहाँ आंसर आ जाता आपका क्या, B and D। अब यहाँ थोड़ा गलत कर दी है बच्चे ने, लेकिन ये ऑप्शन सही है एकदम, ये गलत है, ये B and D वाला एकदम सही है। तो ये B and D दोनों क्या आते, सेम आते। ठीक है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए हेनरी कांस्टेंट से क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। द हेनरी लॉ कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ 3 गैसेज A B C इन वाटर आर 145। ओके ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो A जो है, यहाँ देख लेते हैं, A जो है वो है 145, B जो है वो है हमारे पास क्या 2 × 10⁻⁻5, और C जो है हमारे पास 35 है ना। ओके, तो अगर हम इस कंसेप्ट को देखेंगे बेटा, तो देखेंगे हम द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैसेज इन वाटर, सॉल्युबिलिटी देखनी है। तो हमारे जो हेनरी थे उन्होंने क्या बोला था कि इस जो है सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH/x, ये हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट है। यहाँ पर KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है ना, और इसने वैल्यू क्या दे रखी, KH की ही दे रखी है, ये वैल्यू सब KH की है बेटा, है ना। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर इसने बोल रखा था कि सॉल्युबिलिटी, तो हमें पता है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन की होती है। तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास ये रहा यहाँ पर। तो मोल फ्रैक्शन और इसमें अगर हम रिलेशन देखें तो इनका रिलेशन ऐसा है बेटा 1/KH, आप देख पा रहे हैं। अगर इनका रिलेशन हम देखना चाहें तो KH कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड। तो इसका मतलब ये है कि KH इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज, बिकॉज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। या ऐसा समझ सकते हैं कि हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा किसका है KH, ये है पहला, तो इसकी लोअर होगी। सबसे कम किसकी होगी, B की होगी। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर ऑर्डर दे रखा है, तो B सबसे कम जिसका है KH, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, फिर उसके बाद C का, और उसके बाद फिर क्या, A का। समझे, A सबसे ज़्यादा है ना KH, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, सबसे कम है। तो BCA कहाँ आ गया, बिल्कुल सही आंसर लगाया है, थर्ड आंसर इसका आता है यहाँ पर, इसमें BCA। क्लियर हुआ, समझ आया कुछ, है ना। इस तरह से थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट आप पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको। चलिए, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल यही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स रिएक्ट इंस्टेंटेनली विथ ल्यूकास रिएजेंट। अब अपना जो ल्यूकास रिएजेंट होता है ना, वो क्या होता है बेटा, ल्यूकास रिएजेंट होता है आपका कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2, वो भी क्या एनहाइड्रस। तो आपने पढ़ा होगा कि टर्शरी को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे बेटा, तो टर्शरी को रिएक्ट करवाएंगे तो वो इमीडिएटली रिएक्ट कर जाता है। सेकेंडरी में 5 मिनट लगता है, और प्राइमरी में इसको थोड़ा सा क्या है, एल्कोहल की बात करें तो थोड़ा 30 मिनट तक लगता है।
तो यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली, तुरंत कौन कर देगा, तो टर्शरी कर देगा। और बिल्कुल बच्चे ने सही किया है, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, इसने 4 एल्कोहल दे रखे हैं, इसने देख लिया कि टर्शरी कौन सा है, तो यही आंसर है। ये टर्शरी, देखो ये टर्शरी एल्कोहल है ना, इसीलिए यही आंसर हुआ। और कंसेप्ट भी क्या बोलता है कि टर्शरी एल्कोहल इमीडिएटली क्या देता है, टर्बिडिटी अपेयर हो जाती है ना। हम लैब में भी करते हैं इसका जो है वो प्रैक्टिकल लैब में भी करते हैं इसका, इमीडिएटली टर्बिडिटी हो जाती है। सेकेंडरी एल्कोहल में थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम लगता है, और प्राइमरी में तो थोड़ा सा आधा घंटा लगता है। ठीक, तो ये कंसेप्ट हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज बदल लेते हैं लोग थोड़ा सा। हाँ जी, चलिए वीडियो बड़ा रहेगा लेकिन थोड़ा सा आप स्पीड में देख लीजिएगा, बट आपको मज़ा आएगा। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर है ना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगी बिल्कुल। अब इनको अरेंज कर लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और ये बचा सिलिकॉन, तो सिलिकॉन कार्बन के नीचे आएगा। तो डाउन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इंक्रीज किसकी हो रही है, इसकी, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन उससे कम, फिर नाइट्रोजन, और सिलिकॉन डाउन द ग्रुप जाएंगे तो कम होगी, तो सिलिकॉन यहाँ आएगा। ये जो है ऑर्डर, ये अगर आपने लगा दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये ऑर्डर। देखो सिलिकॉन वाले 2 थे, सिलिकॉन के बाद कार्बन, कार्बन का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दिया था, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही लगाया हुआ है, ये आएगा सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सिंपल सा कंसेप्ट था। ठीक है, 64 वाला होगा, 65 वाला क्वेश्चन देखेंगे हम, है ना, ये 65 वाला। चलिए, बड़े मज़े की बात है, रिएजेंट पूछ लिए इन्होंने ऑर्गेनिक से, तो ABCD दे रखा है, इनके पास दे दिए हैं, यहाँ पर लिस्ट दे दी है इन्होंने, कौन सा आएगा क्या आएगा देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ लग रहा है कि मुझे यहाँ पर समझना चाहिए कि अगर मैं डी को देखूँ, है ना, तो यहाँ पर एल्केन से सीधा क्या बन रहा है, COO, मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा हुआ, क्या लगा होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लो, इसमें CrO3 थोड़ा सा वीक है, यही है KMnO4, O3 भी नहीं है, तो डी का थर्ड, है ना, डी का थर्ड कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है ना, तो डी का तो हमारे पास थर्ड आ गया। एक सिंपल चीज़, अगर किसी को नहीं पता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो ये नहीं आता होगा तो ये तो आता होगा कि सर एल्कोहल से ऑक्सीजन जाएंगे, मतलब कीटोन जाएंगे, तो एल्कोहल से कीटोन, ऑक्सीडेशन हो रहा है ये भी, लेकिन कीटोन में जा रहे हैं, मतलब कौन सा ऑक्सीडेशन है, थोड़ा सा इतना हाई ऑक्सीडेशन नहीं है, हाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं चाहिए, वीक ही चाहिएगा। तो यहाँ पर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है हमारा, CrO3। तो सी का सेकेंड, अब सी का सेकेंड देख लो, तो दोनों में ही सी का सेकेंड दे रखा है। अगर आप नहीं भी देखते तो यहाँ भी समझ आ जाता, तो मतलब अब डिफरेंस क्रिएट होगा या तो ए और बी में क्या होगा। तो और देखते हैं हम लोग, यहाँ तो और सिंपल था, आपको बी में देखना, तो यहाँ क्या हो रही है, बेंजीन से ये बन रहा है। अब बेंजीन से ये बन रहा है, बच्चे कंफ्यूज हो गए, लेकिन देखो यहीं पर सीधा सीधा यही दे रखा है। और ये कैसी रिएक्शन है बताया आपको, एनहाइड्रस LCl3, लेकिन ये COCl आ गया, मतलब ये एसिटाइलेशन है बेटा, एसिटाइलेशन थी, तो सीधा बी का क्या आता, 1, तो बी का 1 देख लेते हैं अपन। बी का 1 नीचे लास्ट में, और बिल्कुल सही किया, ये फोर्थ आंसर ही आता है इसका, बी का 1 एसिटाइलेशन। इसके बाद में ये जो हो रहा है ना, ये यहाँ पर ओजोनोलिसिस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एल्कीन जो है, ये एल्कीन चेंज हो रहा है, इसमें कीटोन में हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये आप लगा सकते थे, लेकिन इस तरह से आपको जाना चाहिए, मेरा कहना है, बहुत सिंपल से, बहुत बेसिक से आपको जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 66 वाले पे। मोल देखना है, चलो मोल कंसेप्ट से आया क्वेश्चन आखिर, है ना। फेराडेस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स, क्या शानदार क्वेश्चन दिया है। 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल का बड़ा ध्यान रखना, H2O किस में जा रहा है, O2 में, है ना, तो O2 यहाँ पर 0 हो गया, -2, तो मतलब यहाँ पर कितना फेराडे था, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन का आवागमन हुआ है बच्चों, तो 2f, तो मतलब पहले का A का 2 है, पहले का सेकेंड 2 जगह पर है, एक 2 में है एक 4 में, तो 1 और 3 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। फिर आगे हम जानते हैं MnO4 माइनस से Mn2+, मतलब यहाँ Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालना आपको सिखाया ही है, +7 से +2 मतलब +5, यहाँ पर 5 फेराड है, तो फोर्थ, सेकेंड का फोर्थ ना, तो बी का फोर्थ
सेकेंड और फोर्थ में देखना, बी का फोर्थ ये, तो आंसर ये है, बिल्कुल सही लगाया है बच्चे ने। फोर्थ वाला आंसर गलत है क्योंकि बी का थर्ड नहीं आएगा, बी का फोर्थ है। अगर आप देखना चाहें तो और देख सकते हैं, सी में 1.5 मोल है। अब यहाँ देखना बेटा, है ना, कैल्शियम से कैल्शियम क्लोराइड 2+ में चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये 1 मोल होगा ना 2+ में। अगर 1.5 मोल बोल दें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना, इसका अगर 1.5 मोल बोल दे तो 2 और 1 1, तो 3 फेराडे आ जाएगा। तो देखो आप, है ना, आधा मोल बढ़ा दिया तो 1 फेराडे बढ़ गया ना, तो सी का आएगा यहाँ पर 3 फेराडे, सी का 1, तो सी का 1 आ रहा है इसमें, बिल्कुल सही बात। और डी का थर्ड 1 मोल ऑफ एफईओ, एफईओ को भी देख लो यार, नेक्स्ट ईयर काम आ जाए। एफईओ से Fe2O3, है ना, यहाँ Fe जो है +2 है और यहाँ पर Fe क्या है +3 है, तो एक ही फेराडे है, तो थर्ड आएगा, डी का थर्ड, बिल्कुल ये A2 ये वाला सही आंसर है। ठीक है, अब 67 वाले में हम जाएंगे। तो 67 वाला क्वेश्चन है, नोट ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, सिंपल सा था, और ये आंसर बिल्कुल सही लगाया है इसने। देखो BaCl2 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 + NaCl। आप देखेंगे बेटा Ba यहाँ भी 2+ है, यहाँ भी 2+ है, Cl यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, Na यहाँ भी प्लस है। यहाँ कुछ चेंज हो रहा है क्या ऑक्सीडेशन नंबर में? नहीं हो रहा ना, बिकॉज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन में इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन में डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, इट मीन्स यही जो है पहला ऑप्शन यही क्या है आपका आंसर है, क्योंकि ये रिडॉक्स नहीं है। जब ये रिडॉक्स नहीं है तो मज़ा आ गया, आपको पहला ही आंसर सही है हमारा। बाकी के ये सब रिडॉक्स है। देखो जिंक यहाँ पर 0 में है, +2 में तो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही किया बच्चे ने। यहाँ पर क्लोरीन जो है, क्लोरीन यहाँ पर माइनस में था, यहाँ पर क्लोरीन 0 में चला गया, हो गया रिडक्शन। यहाँ पर देखो H2 0 में था, यहाँ पर +1 में चला गया, Cl 0 में था, यहाँ पर -1 में चला गया। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस हुई है, इट मीन्स इट इज़ ए रेडॉक्स रिएक्शन। तीनों रिडॉक्स है, लेकिन ऊपर वाली नहीं थी, हमें से पूछा था कि नॉट ए रेडॉक्स, बिल्कुल हमने बताया। 67 आया, 68 वाले क्वेश्चन। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, और इसमें बच्चे ने गलत भी किया होगा काफ़ी सारे बच्चों ने, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे कंसेप्ट लगते हैं, और उसी लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि यार आप कैसे समझें इन चीज़ों को, है ना, कि कैसा कंफ्यूज किया है इसमें, और उसने डाउट भी डाला है। देखो 68 पर के डाउट होगा में, है ना, तो ऐसा सिंपल सा है ये हमारे पास। तो ये है हमारा रिएक्टेंट, ध्यान से देखना बेटा, है ना, इसको मैं इसलिए आराम से समझाऊंगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आगे आने के चांसेस हैं। एल्कीन है, और एल्कीन को बेटा उसने एल्डिहाइड में बदल दिया है, CH2 और CHO, ठीक है, और एल्डिहाइड में भी बदला है। तो देखो यहाँ बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो यहाँ तो सिस्टम यहाँ जुड़ता है, यहाँ जुड़ता है, तो अब पहला ही ऑप्शन इसने दे दिया है H2OH+, 2 ऑप्शन में है H2H+। तो जब भी इस तरह का ऐड होगा तो यहाँ पर ये मार्कोनिक एडिशन रूल को फॉलो करेगा। PCC बढ़िया बात है, PCC उसने देख के लगा दिया है, लेकिन यहाँ क्या होगा, जब मार्कोनिक एडिशन करेगा बेटा, तो अब ये जो है सिस्टम, ये क्या बनता, CH2CH3, यहाँ बनता OH। जब यहाँ OH होता तो PCC आप अगर डालते तो कहाँ बनता, CHO, यहाँ पर बनता, तो ये गलत हो जाता आपका, इसीलिए पहला ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट आएगा वो आएगा, मैं आपको बता दूं, थर्ड वाला ऑप्शन। अब थर्ड वाला इसने गलत कर दिया, इसका रीज़न मुझे नहीं पता क्यों कर दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। यहाँ पर होगी रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होगी। जब हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होगी तो इस वाले कंसेप्ट में होगा क्या, कि जब H2O, है ना, जब हम बात करेंगे हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन की, तो BH3 और H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड एल्केलाइन में होगा, तो ये जो बनाएगा यहाँ पर एल्कीन को यहाँ पर ब्रेक करके यहाँ OH लगेगा। अभी मैं यहाँ OH लगा रहा हूँ ना, लेकिन अब जो OH लगेगा, CH2OH, यहीं तो OH चाहिए था हमें। अब जैसे ही यहीं OH लगा, PCC लगा देंगे हम लोग, तो ये PCC लगाया इसने थर्ड वाले में, है ना। तो ये जो कहानी आ रही है, ये BH3 और H2O2 और ये एल्केलाइन में, इनकी प्रेजेंस में ही यहाँ पर ये कहानी बनेगी। बाकी यहाँ पर इसने लिखा है BH3 H2O2 OH, ये भी सही बात है
है ना। ये देखो, ये फर्स्ट को कैसे कैंसिल आउट किया मैंने, मार्कोनिक ऑफ एडिशन से। हमें मार्कोनिक ऑफ एडिशन नहीं चाहिए, हमें तो एंटी मार्कोनिक ऑफ चाहिए। ये कैंसिल आउट हुआ। इसको मैं सही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पीसीसी आ गया। लेकिन इसको मैं गलत क्यों कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड सही है, बट थर्ड में इन्हें एल्केलाइन KMnO4 विच इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, एल्कोहल को कहाँ, एल्डिहाइड में चेंज नहीं करेगा। ये पीसीसी तो कर देगा, लेकिन अगर हम बात करें इसकी कि ये KMnO4 अगर ये सही कर देता हमें, तो एल्डिहाइड नहीं बनाता, क्या बनाता, एसिड बनाता हूँ। इसीलिए ये फोर्थ ऑप्शन मेरा गलत हो गया, इसीलिए थर्ड ऑप्शन सही है मेरा। है कमाल की बात, ऐसे आते हैं कंसेप्ट। चलिए, आपको मजा आया होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 में। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अमंग द फॉलोइंग इज, मोस्ट स्टेबल है, पहला ही लगा दिया इसने 7, क्या है, अल्फा कार्बन जोड़े इसने, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो देखो 2 इधर है हाइड्रोजन, 2 इस कार्बन के पास, 4 और 3 7 हाइड्रोजन है अल्फा, इसीलिए आंसर सही है। यहाँ देखेंगे हम, इस कार्बन के पास 1 है, यहाँ 2 3 और इसके पास एक 4 है, तो यहाँ पर 4 ही है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर देखेंगे हम 3 और 2 5 और एक 6, यहाँ पर इसलिए 6, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर 2 है और 2 4 है, 2 और एक 3 है, सॉरी, है ना 3। तो अल्फा हाइड्रोजन सही काउंट किए और सही आंसर लगाया इसने 1, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कार्बोकेटाइन से भी क्वेश्चन आएगा। देखो अब, अमंग द फॉलोइंग 16 एलिमेंट्स, ग्रुप 16 एलिमेंट विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये लिख लिया हमने, ओ स्टाइल से टी पो, ठीक है। तो पोलोनियम आ रहा है लास्ट में। तो पोलोनियम क्या करता है बेटा, जब हम देखते हैं कि डाउन द ग्रुप जाते हैं, हम डाउन द ग्रुप जानते हैं, तो क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है ना। माना कि इस ग्रुप का जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस वजह से पोलोनियम क्या नहीं करेगा, शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और बिल्कुल सही लगाया है, पोलोनियम फर्स्ट आएगा। इसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई पोलोनियम कांट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं शो करता है, ठीक है, नहीं करता है शो, इसलिए भी ये भी रीज़न दे सकते हैं आप। चलिए आगे चले, ठीक है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, है ना, 71 वाला। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n = 1 फॉर हीलियम आयन इज 1x। तो बिल्कुल सही। यहाँ पर हम अगर बात करें अपन एनर्जी की निकालने की, तो एक फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, E = -2.18 × 10⁻⁻18। अगर जूल की हम बात करें, यहाँ खेल तो हमें यहाँ पर होगा Z²/n², क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम में हम इसी की बात करते हैं, Z और Z² की। क्या दिख नहीं रहा है, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, है ना। तो कमाल की बात है, इसको हम बात ही नहीं करेंगे, यहाँ हम देखेंगे Z²/n² की बात। इन्होंने बोल दिया है कि जो हमारा साहब हीलियम एटम है He+, और इसका n = 1 बोल दिया है इन्होंने, ठीक है, और n = 2 बोला है, और बोला है आपका B3+। तो आप Z को देखना है, हीलियम का Z क्या है, 2 है, तो है ना, हाइड्रोजन हीलियम मतलब एटॉमिक नंबर क्या है, तो 2 की पावर 2, n = 1 इन्होंने दे रखा है, 1 की पावर 1, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर क्या आया 4, समझ ले, मान लिया आपने। यहाँ देखेंगे हम, n की वैल्यू इन्होंने 2 दे रखी है, 2 की पावर 2। B क्या, बेरिलियम का है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4, तो 4 की पावर 2, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 से हम काटेंगे, 4 4 जा, यहाँ भी 4 आया। इट मीन्स अगर यहाँ 4 आया, यहाँ 4 आया, और इसको इसने दे रखा है कि इसकी -x जूल है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी भी, बेरिलियम प्लस की भी ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी है ना, एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन की, उसकी भी क्या होगी, -x जूल ही होगी। तो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए देखो -4x भी दे रखा था, लेकिन ये आंसर गलत है, और 2 वाला ये सही है, -x, और बिल्कुल सही किया है जिसने भी किया, शानदार भैया। ये ऐसा आता है, इस कंसेप्ट से आता, ठीक है, ओके। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 72 वाला, है ना, 72 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैं पेज बदल लेता हूँ। तो भैया बहुत सिंपल क्वेश्चन, मॉलिक्यूल दे रखे हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दे रखे हैं, है ना, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, इथेन इथीन इथाइन, बिल्कुल हमें पता है। इथेन में कार्बन कार्बन, देखना भी क्या है आपको, कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है।
कार्बन कार्बन बॉन्ड। इथेन हमें पता है कि ये है, ठीक है। इथीन में हमें पता है डबल बॉन्ड है और इथाइन में हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर हम देखें इथेन में तो 1 सिग्मा बॉन्ड, इसमें देखेंगे 1 सिग्मा 1 पाई, इसमें देखेंगे 1 सिग्मा और 2 पाई। देख लेते हैं, इथेन में 1 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड है तो थर्ड, ए का थर्ड है, तो ए का तो क्या आया हमारे पास, थर्ड आया है। ए का थर्ड कहाँ है, 1 और 4 में, ठीक है। बी का 4 दोनों में है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। सी और डी में डिफरेंस आएगा, सी का फर्स्ट दे रखा है ये, सी में क्या है कार्बन, ये हमें नहीं पता है। डी का देखते हैं, इथाइन में क्या बोला मैंने, इथाइन में 1 सिग्मा 2 पाई है ना, तो इथाइन में आएगा 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, इथाइन का आएगा फर्स्ट, डी का आएगा फर्स्ट, तो डी का आएगा फर्स्ट। इट मीन्स ये वाला आंसर फोर्थ वाला बिल्कुल सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन मॉलिक्यूल C2 मॉलिक्यूल में इन्होंने क्या बोला है, सिर्फ 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। ये C2 मॉलिक्यूल्स में जो बोला है इन्होंने, क्या बोला, 2 पाई बॉन्ड बोले हैं, ठीक है। MOT से आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 वाला। फॉर द रिएक्शन 2AB + C Kc 4 × 10⁻³ एट ए गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है भैया, ABC तीनों इक्वल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, रिएक्शन हैज़ गोन टू कंप्लीट। अच्छा, डायरेक्शन पूछी हुई है, तो डायरेक्शन में हमें पता है कि ये कंसेप्ट होना चाहिए हमारे पास। डायरेक्शन में एक तो Kc गिवन होता है हमारे पास, Kc। अब हम इस कंडीशन को देख के हम QC निकालते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो हमने देखा कि Kc = QC, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाती है। व्हेन Kc इज़ ग्रेटर देन QC, तो ये हो जाती है आपकी फॉरवर्ड, ये आपको याद रखना होता। एंड Kc इज़ लेस देन QC, तो हो जाती थी बैकवर्ड। तो हम देख लेते हैं QC निकाल के, क्योंकि Kc तो गिवन है, Kc दे रखा है कितना, 4 × 10⁻³ देखते हैं। तो और इसकी वैल्यू दे रखी है, तो QC कैसे निकलता है, QC = प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, B और C अपॉन रिएक्टेंट क्या है, A है, लेकिन A कितना है, 2 है, तो इसकी पावर लगा देते हैं 2 की। अब देखेंगे आप ऊपर 2 वैल्यू रखेंगे आप, किसकी, क्या दे रखा है, 2 × 10⁻³ इनकी वैल्यू दे रखी है ABC की, है ना, तो 2 × 10⁻³ एक और बार रखेंगे 2 × 10⁻³ अपॉन करेंगे हम लोग, तो 2 × 10⁻³ का पावर, तो ये पावर है, ये पावर सब कट जाएगा ये, तो बचेगा क्या, QC = क्या आ जाएगा, 1। अब QC 1 आया है, तो 1 तो ग्रेटर है ना इससे, तो अब देखो QC इज़ ग्रेटर देन Kc, क्योंकि Kc क्या है, छोटा है, माइनस में आ रहा है ना, माइनस में आ रहा है। Kc क्या आ रहा है, अगर माइनस में तो 0.004 आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, 1, तो 1 इज़ ग्रेटर, तो QC इज़ ग्रेटर देन, हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है, व्हेन QC इज़ ग्रेटर देन Kc, देन क्या होगी, बैकवर्ड रिएक्शन। तो क्या फॉलो करेगी, बैकवर्ड करेगी। तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, रिएक्शन हैज़ गॉन टू कंप्लीशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नहीं, इक्विलिब्रियम। रिएक्शन हैज़ ए टेंडेंसी टू गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन हैज़ ए टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल ये फोर्थ वाला आंसर सही आता हमारा, बच्चे ने गलत किया है ना, ये नहीं आएगा, फोर्थ वाला आंसर हमारा सही आएगा, जो मैंने आपको बता भी दिया कैलकुलेशन करके कि कैसे आएगा सही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आएगा 74 वाला, विच इज़ वेरी सिंपल एंड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट फॉलो द ऑर्डर। जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास से हम कंसीडर करते हैं, लेकिन एक और चीज़ आ जाती है हमारे पास यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मास को क्या कर देती है, हरा देती है, इसीलिए हम देखते हैं कि H2O जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। उसके बाद हम कंसिडर करते हैं क्या, मॉलिक्यूलर मास वाला। तो अगर हम देखें तो क्या आ जाता है मॉलिक्यूलर मास वाला, H2TE, सही बिल्कुल, H2Ac और फिर H2S, ये तो गैस ही होता है, हमें पता है। तो देखो बेटा, ध्यान से समझो इस बात को, अब समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सही दे रखा है, और रीज़न देखा है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2O इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O इट हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल एक्सपेक्ट तो यही होना चाहिए कि H2O कम होना चाहिए, बट एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हायर बॉइलिंग पॉइंट है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट आर ट्रू, ये बिल्कुल सही लगाया हुआ है आंसर, ठीक है भैया, ओके। चलो ये हुआ 74, 10 क्वेश्चन और बचे हमारे पास, फटाफट से कर लेते हैं। 75
75 वाला क्वेश्चन है। 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विथ 25 ml ऑफ 0.75 m HCl सॉल्यूशन और द मास ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू, स्टोकियोमेट्री वाला दे दिया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, करते हैं हम लोग इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, और हमारे पास क्या बनेगा NaCl। यहाँ पर दे रखा है आपको 1 ग्राम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो 1 ग्राम दे रखा है। एक्चुअली स्टोकियोमेट्री में हम क्या करते हैं कि मोल निकाल लेते हैं, है ना, और फिर उसके बाद ऐसा करते हो। देखते हैं इसका, इसने क्या दे रखा है HCl के कंसंट्रेशन, HCl में मोल ग्राम नहीं दे रखा है, इसने 25 ml में कितनी मोलरिटी वाला सॉल्यूशन है 0.75 वाला, ठीक है। और मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेप, जब ये रिएक्ट करेगा तो कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड बचेगा, है ना। तो सबसे पहले इसको हम निकाल लेते हैं, NaOH का मोल निकाल लेते हैं। तो NaOH का मोल अगर निकालने हम जाएंगे तो जाएगा 1 ग्राम अपॉन 40। 40 क्या होता है इसका NaOH का मास होता है ना। तो अगर इसको निकालेंगे तो 0.0, 4 दूना 8 और फिर बचेगा 2, 4 पंचे 20, 0.025 ये आया इसका मोल NaOH का। अब HCl का निकाल लेते हैं। HCl में आपने ये दे रखा ना, ये बेटा मोलरिटी दे रखी, तो मोलरिटी का फॉर्मूला तो आपको याद ही है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ml इंटू 1000। तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो वॉल्यूम ml ऊपर कर दो, तो फॉर्मूला क्या हो गया, मोलरिटी इंटू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 1000। रख दो ना यार बच्चों, क्या दिक्कत है। मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.75 इंटू नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल लेना, वॉल्यूम दे रखा, वॉल्यूम कितना दे रखा है 25 और इधर 1000। 25 से इसको काटोगे तो 40, है ना, तो 40 अब यहाँ आ जाता है 0.75 अपॉन 40। देखा जाए तो 0 ऊपर जाएगा तो और ज़्यादा पीछे आएगा ये, तो 0.075 अपॉन 4। तो यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 0.04, 2 जा 8 नहीं, 4 1 जा 4, 3 बचे 35 हो गया, 8 4 जा 32, फिर 3 बचा तो 28, 7 4 जा, तो ये आएगा मोल 0.0187। तो ये इतना मोल है, ये इतना मोल है, इनको माइनस कर दो, बचेगा जो मोल है हमारा, ठीक है, जो भी बचने वाला मोल है उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा। देखते हैं अपन करके, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो यहीं पर कर लेते हैं इसको, 0.025 माइनस 0.0187, ठीक है। तो 7 जाएगा तो 3 बचेगा, आया 9, 15 में 9 6, 2 0 0 0, ठीक है। 0.066 मोल बच रहा है, तो हमें आया मोल किसका आया ये NaOH का। तो NaOH का हमारे पास मोल आ गया है, लेकिन हमें इसका क्या चाहिए वेट, कितना अनरिएक्टेड था, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया हमारे पास अनरिएक्टेड 0.0063 और इंटू 40। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा करीब करीब 4 3 12 का 2 आता है 1, 4 6 जा 25, 0.25 यहाँ आ जाए तो 0.25 है ना। आप 0 मान लो क्योंकि यहाँ पर हमने, तो 0.5, हाँ, तो ये करीब करीब यहाँ पर ये आ रहा है बेटा किसमें, ग्राम में, है ना, ये आ रहा है ग्राम में। अगर इसको मिलीग्राम में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 250, है ना, करीब करीब 250 ग्राम। तो ये 250 ग्राम जो मिलीग्राम जो है वो सही किया है यहाँ से। तो इस तरह का सॉल्यूशन करना होता था आपको, इस तरह का ये कंसेप्ट बनता आपसे, ठीक है। चलिए, आई होप आया होगा आपको समझ में। मैं पेज बदल लेता हूँ भैया। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 76 पर। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि यार ये थोड़े कैलकुलेशन वाले हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। बस Kp और Kc क्या होगा यहाँ पर, Kp किस लिए है, सॉल्यूशन के लिए, और Kc किस लिए, गैसेस के लिए। तो अगर बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, मतलब यहाँ पर जो है आपका डेल Ng इज़ नॉट इक्वल टू 0, वही बताएगा आपका कि Kp इज़ नॉट इक्वल टू Kc। सिंपल सी बात है। यहाँ 2 है गैसेस के मॉलिक्यूल, यहाँ 1 गैस और 1 गैस, 2 और 2 बराबर है, तो डेल्टा N इज इक्वल टू 0, यहाँ पर इसके लिए डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये बराबर है Kpn। हमें तो नॉट इक्वल पूछा है,
PCl5 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल, और बिल्कुल ये सही है क्योंकि यहाँ पर जो है 2 - 1 यानी कि डेल्टा Ng इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ 1 आ रहा है किस केस में, PCl5 की केस में, और इसी के केस में Kp इज़ नॉट इक्वल टू Kc होगा। बाकी आप देख लेंगे यहाँ पर 1 और 1 2, और यहाँ पर भी 2 का 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल बराबर है तीनों में, लेकिन सिर्फ यही चेंज आ रहा है। इट मीन्स यही Kp इज़ नॉट इक्वल टू Kc। क्लियर। चलिए 77 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए कंपाउंड विद ए मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C6H2 टर्शरी कार्बन इट्स IUPAC नेम इज, तो एन हेक्सेन तो नहीं होगा, 2 मिथाइल ये हो सकता है 2 डाई मिथाइल, तो हम बनाएंगे ब्यूटेन 1 2 3 4 2 2 मतलब 2 पोजीशन पे कार्बन 2 पोजीशन 2 डाई मिथाइल हो गया। एक हमारा बनाना था 2 3 डाई मिथाइल, ये नीचे वाला, तो 1 2 3 4, एक 2 पे कार्बन और एक 3 पे कार्बन। बिल्कुल यहाँ ये भी एक टर्शरी कार्बन है और ये भी एक टर्शरी कार्बन है, तो 2 3 वाला जो है वो सही हो जाएगा हमारा, लेकिन 2 2 वाला क्या है, गलत है, क्योंकि एक ही टर्शरी कार्बन है। पूछा है आपसे 2 टर्शरी कार्बन्स, तो बिल्कुल सही लगाया, ये 4th वाला आंसर आता हमारा। ठीक, फेलिंग सॉल्यूशन है, ये गलत लग गया है बच्ची से, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन बी का उसने लगा दिया है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एल्केलाइन लगाएंगे, लेकिन यहाँ आंसर आएगा हमारा एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस याद रहेगा ये। और जो सॉल्यूशन बी की अगर हम बात करेंगे तो वो आएगा रोसेल सॉल्ट, है ना, एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्लियर, याद रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सरल है, केमिकल बॉन्डिंग से है। अमोनिया का क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पहला का पहला ही है, BrF5 ऐसे बनता है, BrF5 बना लो, ये सब प्रैक्टिस होगी आपको बनाने की। स्क्वायर पिरामिडल है ना, एक पिरामिड बन गया हमारे पास, तो स्क्वायर पिरामिडल, तो इसका BrF5 का स्क्वायर पिरामिडल, तो A का 1 पहले से ही हो गया, वैसे ही आंसर आ जाता, तो बाकी किसी में है भी नहीं। देख लेते हैं, XeF4 का स्क्वायर प्लेनर होगा, याद ही हो जाता है, SF6 मैंने करवाया था आपको, क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, चलिए 79 80 वाला क्वेश्चन आ जाएंगे हम। चलिए ये भी नंबर ऑफ मोल से क्वेश्चन है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, हीलियम के एटम्स गिनने में हाईएस्ट किस में है ना, ये देखना है कि हाईएस्ट एटम किस में है भैया। तो हाईएस्ट एटम देखेंगे हम लोग 2.27, अगर हम देखें तो 2.27 22.7 लीटर। अब यहाँ पर लीटर की बात हो रही है, तो लीटर में हम ऐसे देखेंगे तो 0.1 मोल आ जाएगा, पहले के लिए तो 0.1 मोल आ गया। दूसरा देखेंगे 4 मोल, तो ये तो सीधा 4 मोल ही है ना, सेकंड के लिए, और ये आंसर भी इसने लगाया, आई थिंक ये सही होगा, देखते हैं आगे। थर्ड के लिए हम लिख रहे हैं 4U, है ना, तो 4U इंटू Na इंटू 4U, तो यहाँ पर हम बात करेंगे 1/Na मोल इसका बचेगा यहाँ पर। और फोर्थ में हम बात करेंगे 4 ग्राम, तो 4 ग्राम, और 4 ग्राम ही क्या होता है, हीलियम होता है ना, 1 2, इसका मोल एटॉमिक मास भी 4 हो, तो 1 मोल। 1 मोल बड़ा है कि 1/A की 4 मोल के 0.1, तो 4 मोल बड़ा है। इट मीन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम किस में होंगे, 4 मोल में, 4 मोल, ये बिल्कुल सही लगाया हुआ आंसर। 81 ग्राफ देख लेते हैं, केमिकल काइनेटिक्स से ग्राफ दे दिया आपको। K वर्सेस 1T इज कंसिस्टेंट विद आर्हेनियस इक्वेशन, डाल दो आर्हेनियस इक्वेशन आपका, ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT, ln K और 1/T हटा दो, ln K ln A माइनस EA अपॉन R 1/T, ये क्या हो गया आपका y, ये हो गया x, ये हो गया आपका स्लोप, और ये हो गया आपका इंटरसेप्ट। अगर हम देखे जाएं स्लोप निगेटिव में, मतलब यहाँ आएगा, एक ही ऑप्शन था निगेटिव वाला, यही आंसर आ जाता आपका। ये स्लोप ही नीचे जा रहा है ना, माइनस EA/R जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिर आप देख रखना चाहें तो ln K y पोजीशन पे रख दिया, 1/T यहाँ रख दिया, ये जो इंटरसेप्ट है ये यहाँ पर आ गया आपका इंटरसेप्ट ln A। ठीक है, तो स्लोप ही आपने देख लिया -A/R, सीधा A के आंसर झट से दे देते आप लोग। 82 वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, एनिलीन नहीं देगा, क्योंकि ये एनिलीन, देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या हुआ, ये समझा देता हूँ मैं आपको।
फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो है वो प्राइमरी एमीन देता है, बट नॉट एरोमेटिक एमीन, नॉट एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। तो एनिलीन जो है आपका वो क्या है, आपका प्राइमरी एमीन तो है लेकिन कैसा है, एरोमेटिक है, कैसा है, एरोमेटिक है, तो वो नहीं देगा, ये बात सही है। एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जो है उसमें हम प्राइमरी एमीन ही बनाते हैं लेकिन एरोमेटिक एमीन नहीं बनाते हैं, वही बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। और एनिलीन डज नॉट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, सॉरी यार मैं नीचे वाले का आंसर बता रहा था, गैब्रियल थैलेमाइड की बात करते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इसलिए नहीं बना पाएगा क्योंकि यहाँ पर जो एनहाइड्रस AlCl3 है उस क्लोरीन के साथ में ये डेंडिन डाइजीनियम सोल्ट बना लेगा और उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लेविस एसिड होता है आपका एनहाइड्रस AlCl3 और ये होता है बेस, इसलिए यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होकर सोल्ट बन जाएगा, इसलिए ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देता है और प्रिपेयर्ड नहीं होता है गैब्रियल थैलेमाइड। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू, बिल्कुल सही बात, ठीक। चलिए 3 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, फिर हमारा सेक्शन बी का जो है अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, इंट्रामोलिकुलर देख पा रहे हैं ऑर्थो पोजीशन पे होनी चाहिए, तो पहला ही HF में नहीं होगी, ये तो इंटरमोलिकुलर होगा, ये सही है हमारा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे, ये पेरा पे है, पेरा पे इंटर होती है, ध्यान समझना बेटा, बच्चे बहुत जल्दी करते हैं, इंट्रा लिखा है, इंट्रा क्या लिखा हुआ है, इंट्रा है ना। ये भी क्या है, मेटा पोजीशन पे, ये पेरा पोजीशन पे, ये मेटा पोजीशन पे है, ये पेरा पोजीशन पे, ये ऑर्थो, ऑर्थो वाली सही है हमारे पास, इंट्रा बनाती है, ठीक। चलिए आगे कंसेप्ट पढ़ते हैं 84 वाला। विच इज द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेज, एंट्रोपी का सीधा सीधा गणित देख लो बेटा, सॉलिड से बढ़ेगी तो लिक्विड और लिक्विड से गैस, ये कहानी याद रखा करो हमेशा। देखो आप यहाँ पर ए लिक्विड इवोपरेट्स टू वेपर, बिल्कुल लिक्विड अगर वेपर में जा रही है एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही, बात सही है, ए वाला हमारा सही ऑप्शन है। बी वाले देखें, टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्स फ्रॉम 130 K टू 0 K, नहीं क्रिस्टलाइन सॉलिड का अगर लोअर करेंगे हम तो क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड होगा, विच एंट्रोपी डिक्रीज होगी, मतलब बी वाला क्या है वो गलत है आपका। सी वाले देखेंगे, सी वाले देख लो ध्यान से, सॉलिड है, सॉलिड से सॉलिड बना, गैस भी बनी है, सॉलिड से गैस, सॉलिड टू गैस, मतलब सी वाला भी सही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। डी वाला थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, Cl2 है, देखना ध्यान से, यहाँ पर Cl2 है और यहाँ पर 2Cl है। देखो बेटा यहाँ भी गैस है, यहाँ भी गैस है, आप सोचोगे लेकिन यहाँ गैस जो है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है और यहाँ पर अलग अलग है एटम, मतलब एंट्रोपी क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी है, इट मीन्स डी भी आएगा, तो ACD जहाँ लिखा हुआ है वो हमारे आंसर है, देख लीजिए ACD बिल्कुल सही किया है, ये 4th वाला आंसर इसमें। लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, आई होप आपको मज़ा आया होगा, बिल्कुल ऐसे ही आप पढ़िए थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगाकर, तो और बहुत सिंपल पेपर आया था, ऐसा नहीं है। बट देखिए ना क्या होता है कि सिली मिस्टेक कर जाते हैं हम, नहीं पढ़ते हैं, तो बहुत बेसिक, बहुत NCERT से उठा हुआ पेपर, और जो भी लास्ट तक देख रहा है वीडियो उसको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि यार देखिए बड़ी कोचिंग्स होती है, जो भी होती है, जो आपको इतना ज़्यादा पैनिक करती है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन करवाती है, लेकिन मैं कहूँगा आपको बिल्कुल बिल्कुल कंसेप्चुअल आपको प्रिपरेशन करनी है, NCERT बेस्ड करनी है, बिल्कुल आपको इससे बाहर नहीं आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पेपर अगर आपको आया हो तो, है ना, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, बहुत सारे और बहुत ही मतलब मान के चलिए कि कहना होता है ऐसा लोगों का, है ना, कि नीट वालों को भी हम JEE की प्रिपरेशन वाला देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है, ठीक है, सबके अपने अपने हैं मतलब, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना पैनिक उन्हें करना चाहिए, क्योंकि इतना समय होता नहीं है। और देखना गांव वाले जो बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए भी इस तरह के स्टैंडर्ड का पेपर होगा तो उन्हें भी एक आस बंधेगी कि नहीं मैं भी नीट निकाल सकता हूँ, मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि डिफ़िकल्टी का तो कोई लेवल होता ही नहीं, डिफ़िकल्ट तो आप कितना भी दे सकते हैं, लेकिन सिंपल देने में आपको देखो डिफ़िकल्ट पेपर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई बना देगा, इतना डिफ़िकल्ट बना देगा किसी से सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम तो वो है कि सारे कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको सिंपल पेपर बनाना है। तो चलिए मज़ा आया होगा आपको। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। NO2 दिख रहा है बेटा आपको, है ना, NO2 ONO बनता है, कौन सा होता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड, और कैसी लिंकेज क्या करता है, शो करता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड और लिंकेज। तो देख लो सेकेंड, ए का सेकेंड 2 जगह है, यहाँ पर है और यहाँ पर, देखते हैं बी में क्या होता है। SO4 बाहर आएगा, BR, ये आयोनिक आयोनाइजेशन है। बी का थर्ड यहाँ है, बिल्कुल सही लगाया है, बी सेकेंड ऑप्शन सही है। सी में देख लेते हैं हम, ये कोऑर्डिनेशन है,
सी का 4। अगर बी समझ में नहीं आता तो सी देख लिया करो, सी का 4 है तो सी का 4 भी यहीं पर आ रहा है। डी का 1 है, H2O है तो लिंकेज होगी या हाँ लिंकेज होगी या सॉल्वेट होगी, तो ये बिल्कुल ये सॉल्वेट होगी या हाइड्रेट होगी, सॉरी तो हाइड्रेट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और नेक्स्ट सेक्शन 2B भी देखिएगा, उसमें हम 15 क्वेश्चन को डील करेंगे। सो यहाँ तक अगर आपने देखा हो तो अगेन थैंक यू सो मच। ऐसे ही कंसेप्ट को बनाए रखिए और ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है। आप स्पीड में देखिए, 1.5 में देखिए, बट आप समझिए इसको। एंड थैंक्स, बाय बाय।